हलवा, उबर और वोट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही तिकड़ी केरल के 2026 विधानसभा चुनाव की पूरी कहानी बयां कर रही है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। सोचिए, वोट डालने जाने के लिए आपको मिल रही हैं मुफ्त उबर राइड्स। और वोट डालने के बाद मीठा मीठा हलवा भी, है ना कमाल की बात? सुनकर क्या लगता है? किसी नए फूड डिलीवरी ऐप का कोई जबरदस्त लॉन्च ऑफर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तामझाम, ये सारी तैयारी है केरल के सबसे बड़े सियासी दंगल की। जी हाँ, ये एक चुनाव है। तो आखिर माजरा क्या है? बात यह है कि भारत का चुनाव आयोग वोटिंग को लेकर जो एक तरह की सुस्ती आ जाती है ना, उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पर 18 से 30 साल के 50 लाख युवा वोटर्स को पोलिंग बूथ तक खींचकर लाने के लिए कुछ बड़े ही अनोखे और क्रिएटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो जरा देखिए, वोटिंग को एक फेस्टिवल जैसा बनाने के लिए क्या क्या हो रहा है। एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में पोलिंग स्टेशन के लिए मुफ्त उबर, जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल हलवा, और तो और चुनाव के बाद सिर्फ ₹1 में चावल का आटा भी मिलेगा। यहाँ तक कि स्विगी और जोमैटो भी वोटिंग के रिमाइंडर भेजेंगे। मकसद बहुत बड़ा है, टोटल वोटिंग को 90% तक ले जाना। अब सवाल ये है कि क्या ये हो पाएगा? चलिए, हलवा और उबर के इस दिलचस्प दुनिया से निकलकर अब सीधे चलते हैं केरल के सियासी रणक्षेत्र में और समझते हैं कि वहां की असल तस्वीर क्या है। सबसे पहले ये जरूरी तारीखें देख लेते हैं। 23 मार्च तक नॉमिनेशन फाइल होंगे। फिर आएगा 9 अप्रैल यानी पोलिंग का दिन, जब जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद कर देगी। और फिर वो दिन जिसका सबको इंतजार रहेगा, 4 मई, जब वोटों की गिनती होगी और पता चलेगा कि केरल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। और ये फैसला लेने वालों की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2.7 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स की। यही लोग हैं जो 140 विधानसभा सीटों पर खड़े उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब जरा इन वोटर्स के आंकड़ों को तोड़कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। सबसे पहली बात, महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी चुनाव का रुख पलट सकता है। इसके साथ ही 4 लाख से ज्यादा नए फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और करीब 2.25 लाख एनआरआई वोटर्स। ये दोनों ग्रुप्स भी नतीजों पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो मैदान में कौन कौन है? देखिए, केरल की सियासत में मुकाबला मुख्य रूप से 3 ध्रुवों के बीच है। एक तरफ है सत्ताधारी एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी कमान संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। उन्हें टक्कर दे रहा है कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके नेता हैं वीडी सतीशन। और तीसरा कोण बना रहा है बीजेपी का एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका चेहरा है राजीव चंद्रशेखर। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि ये तीनों फ्रंट इस चुनावी बाजी को जीतने के लिए अपने कौन कौन से पत्ते चल रहे हैं। चलिए एक एक कर इनकी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं सत्ताधारी एलडीएफ से। एलडीएफ ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक विवादास्पद दांव खेला है। उन्होंने सबरीमाला मंदिर के बेहद संवेदनशील मुद्दे पर एक बड़ा यू टर्न लिया है। माना जा रहा है कि ये कदम उनके पारंपरिक हिंदू वोट बैंक को वापस अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश है। लेकिन इस यू टर्न के अपने जोखिम भी हैं। जैसा कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर एन.एम. पियर्सन कहते हैं, एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी देना, लेकिन इस कदम से उन्होंने वैचारिक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। मतलब साफ है, ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। अब आते हैं यूडीएफ पर। उनकी स्ट्रैटेजी का फोकस है वेलफेयर स्कीम्स और सामाजिक सद्भाव का संदेश। उनके मैनिफेस्टो में देखें, 3,000 रुपए की मासिक पेंशन, युवा उद्यमियों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन और 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर जैसे बड़े बड़े वादे हैं। सवाल वही है, क्या ये वादे वोट में तब्दील हो पाएंगे? और अब बात करते हैं एनडीए की। इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी टारगेटेड लग रही है। इनका फोकस है सेंट्रल केरल, जो पारंपरिक तौर पर यूडीएफ का गढ़ माना जाता है। यहाँ एनडीए बड़े ईसाई चेहरों को उम्मीदवार बनाकर यूडीएफ के वोट बैंक में सीधी सेंधमारी करने की कोशिश में है। एनडीए उम्मीदवार शॉन जॉर्ज का ये बयान उनकी कैंपेन का फोकस साफ कर देता है। वो कहते हैं, केरल से ज्यादातर युवा बाहर जा रहे हैं, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हमारे लोग यहीं रहें, यहीं काम करें और यहीं कमाएं। साफ है कि एनडीए विकास और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों पर जोर दे रहा है, ताकि वोटर्स के साथ कनेक्ट कर सकें। देखिए, ये चुनाव सिर्फ पार्टियों या गठबंधनों के बीच की लड़ाई नहीं है।
एक तरह से ये मौजूदा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके लगभग एक दशक के शासन, जिसे पिनाराई मॉडल भी कहा जाता है, उस पर एक सीधा सीधा जनमत संग्रह है। तो इस पिनाराई मॉडल के सामने चुनौतियां क्या हैं? पहली, एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की आहट है। दूसरा, राज्य की आर्थिक स्थिति और वेलफेयर स्कीम्स में हो रही देरी। इसके अलावा विजयन की लीडरशिप स्टाइल पर पर्सनैलिटी कल्ट बनाने के भी आरोप लगते रहे हैं। और तो और पार्टी के अंदर भी पुराने नेताओं की तरफ से कुछ असंतोष की खबरें आती रही हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विजयन सरकार की ताकत क्या है? उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है संकटों से निपटने की उनकी क्षमता, चाहे वो बाढ़ हो या फिर कोरोना महामारी। इसके अलावा पार्टी का मजबूत और अनुशासित काडर और गेल पाइपलाइन और विजिंग्जिम पोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब उनकी उपलब्धियों की लिस्ट में शामिल हैं। तो इतनी सारी रणनीतियों, वादों, चुनौतियों और उपलब्धियों के बीच हवा का रुख आखिर किस तरफ जाता दिख रहा है? चलिए अब जरा देखते हैं कि चुनाव से पहले के सर्वे यानी ओपिनियन पोल्स क्या कहानी बता रहे हैं। और यहाँ आती ही तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आप किसी भी सर्वे को देखिए, चाहे आयंस मैट्रीज हो, लोकपोल हो या मनोरमा सी वोटर, सब में एक ही बात कॉमन है, मुकाबला एकदम कांटे का है। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ 1 या 2% का दिख रहा है। मतलब जीत हार का फैसला बहुत ही मामूली अंतर से हो सकता है। तो कुल मिलाकर केरल के इस चुनावी महासंग्राम का सार क्या निकलता है? सार ये है कि एक तरफ एलडीएफ है जो अपने विकास के काम और मजबूत नेतृत्व के दम पर एक ऐतिहासिक तीसरी पारी खेलने की उम्मीद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यूडीएफ है जो वेलफेयर के वादों और सामाजिक सद्भाव के नारे के साथ सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रहा है। और ये हमें इस चुनाव के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या केरल मजबूत नेतृत्व वाले एक नए पॉलिटिकल मॉडल को अपनाएगा या फिर हर 5 साल में सत्ता बदलने के अपने पुराने पैटर्न पे ही वापस लौट जाएगा? इस बड़े सवाल का जवाब हमें मिलेगा 4 मई को, जब वोटों की गिनती होगी।